हेलो एवरीवन। आज हम बात करते हैं अपघटन अभिक्रिया के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? अपघटन अभिक्रिया के बारे में। देखिए, अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं? साधारण सी परिभाषा, ज़्यादा रटने की आवश्यकता नहीं है। एक अभिकारक जब दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, उस अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। और वो एक अभिकारक मतलब एक पदार्थ था, वो कितने उत्पाद बनाएगा? अपघटन करके ही बनाएगा ना। या आप ये भी लिख सकते हो, एक अभिकारक जब अपघटित होकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है तो उसे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। दोनों ही परिभाषाएं सही हैं, क्योंकि अभिकारक एक है और हम उसके कितने उत्पाद बना रहे हैं? दो बना रहे हैं। किसकी उपस्थिति में? कब बनाता है? गर्म करने पर, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, और सूर्य की रोशनी में। समझ गया? एक अभिकारक सूरज की रोशनी में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर या गर्म करने पर जब दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है तो उसे हम कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण देखिए आप, CaCO3 गर्म करने पर CaO प्लस CO2। CA3 कितने अभिकारक हैं? एक है, मैंने गर्म किया, कितने उत्पाद बने? दो उत्पाद बने, तो इसे हम अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। इसे बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। और देखिए, जल में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्राप्त होती है। सिल्वर ब्रोमाइड AgBr सूर्य की रोशनी में, सनलाइट लिख दिया मैंने, सूर्य रोशनी कर लेना आप, तो क्या बनता है? सिल्वर और ब्रोमीन अलग अलग होते हैं। देखिए, ये तीनों की तीनों अभिक्रियाएं देखिए आप, तीनों में एकल उत्पाद था, एकल अभिकारक था, और उत्पाद कितने बन रहे? दो या दो से ज्यादा भी बन सकते हैं। जरूरी नहीं है कि दो ही बने, दो से ज्यादा ही बन सकते हैं। तो उस अभिक्रिया को हम कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए, हम अपघटन अभिक्रिया के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। कितने प्रकार की होती है अपघटन अभिक्रिया? तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की। सबसे पहले देखिए, तापीय अपघटन। कौन सी अभिक्रिया? तापीय अपघटन। तो इसकी परिभाषा आप ऐसे बनाएंगे जो ऊपर लिखी है, जब एक अभिकारक ताप द्वारा अपघटित होकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। समझ गया? बस मैंने ताप लिख दिया। तापीय अपघटन मतलब ताप। तो उदाहरण देख लीजिए, वो हमने ऊपर लिखा ही है, CaCO3 गर्म किया हमने, CaO प्लस CO2। इसे बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। इसको बोलते हैं बिना बुझा चूना। चलिए, अब अगली अभिक्रिया की बात करते हैं, प्रकाशीय अपघटन। कौन सा अपघटन? प्रकाशीय अपघटन। देखिए, वही परिभाषा, जब एक
अभिकारक प्रकाश द्वारा, यहाँ आप लिख सकते हो सूर्य का प्रकाश भी हो सकता है और वैसे रोशनी प्रकाश भी हो सकता है। सूर्य के प्रकाश द्वारा या तेज रोशनी द्वारा दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है तो उसे प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। देख लीजिए उदाहरण 2AgBr 2Ag प्लस Br2 2AgCl अभिक्रिया के बाद 2Ag प्लस Cl2। अब आप देख लीजिए ये दोनों सिल्वर ब्रोमाइड है, सिल्वर क्लोराइड है। ये दोनों प्रकाश की उपस्थिति में जैसे ही प्रकाश के इनके ऊपर पड़ेगा तो ये क्या हो जाएंगे, अपघटित हो जाएंगे। तो समझ आ गया होगा आपको। अगली अभिक्रिया बात करते हैं हम, कौन सी, विद्युत अपघटन। देखिए विद्युत अपघटन को समझने के लिए हम ये देखते हैं, जैसे वही जब एक अभिकारक, देखिए अभिकारक यहां पे वो होगा या तो वो द्रव अवस्था में हो या उसका जलीय विलयन हो। जब एक अभिकारक विद्युत धारा की उपस्थिति में दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है उसे हम विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे जल विद्युत धारा प्रवाहित करने पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बनती है। तो हमने अपघटन अभिक्रिया पढ़ी, उसके 3 प्रकार पढ़े। किसकी उपस्थिति में हुआ, ताप की उपस्थिति में जब एक अभिकारक दो या दो से ज्यादा उत्पाद बनाता है तो तापीय अपघटन। प्रकाश की उपस्थिति में 2 या 2 से ज्यादा उत्पाद बनाता है तो प्रकाशीय अपघटन। और विद्युत धारा की उपस्थिति में 2 या 2 से ज्यादा उत्पाद बनाता है तो उसे विद्युत अपघटन के नाम से जानते हैं। इसके लिए हम एक अभिक्रिया, एक एक्टिविटी करते हैं। देखिए हमने क्या किया, एक बीकर लिया, इस बीकर के अंदर मैंने 2 ग्रेफाइट रोड लगा दी। कौन सी छड़ लगा दी, ग्रेफाइट की। किसकी छड़ लगा दी, ग्रेफाइट की छड़ लगा दी। इसके अंदर मैंने डाला जल प्लस कुछ बूंदें H2SO4 की। देखिए जो शुद्ध जल, आसूत जल होते हैं, शुद्ध जल जिसे बोलते हैं, वो विद्युत धारा का कुचालक होता है, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। लेकिन जैसे ही हम उसमें कुछ बूंदें अम्ल की, जो H2SO4 की या HCl की अम्ल की बूंदें डाल देते हैं तो वो अशुद्ध जल हो जाता है और अशुद्ध जल में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अब मैंने क्या किया, इसी जल की 2 टेस्ट ट्यूब परखनलियां ले ली। 2 परखनलियां लेके उसमें यही जलीय विलयन, जिसमें जल और सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें थी, उस परखनली में भर के उसको इसके ऊपर उल्टा रख दिया। इस प्रकार ये पानी की भरी हुई है अच्छे से, ये हमने इसमें जल भर दिया, जो है ये पानी भरा हुआ है, टेस्ट ट्यूब परखनलियां पूर्णतः भरी हुई हैं। अब इसको मैंने एक बैटरी के साथ जोड़ा, एक कुंजी लगाई और इसे जोड़ दिया। अब ये धन आवेशित है और ये ऋण आवेशित है। इसको बोलते हैं एनोड, और इसको बोलते हैं कैथोड। देखिए आपको भी एनोड कैथोड याद रखने में समस्या आती हुई। देखिए ए से एनोड और ए से ऐड का मतलब जुड़ना, और एनोड प्लस के लिए। अब जैसे ही आप इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन है, जो जल है वो हाइड्रोजन
और ऑक्सीजन में अपघटित होगा। अपघटित होगा तो हाइड्रोजन ऋणावेश पे मतलब कैथोड पे इकट्ठा होगा, और जो ऑक्सीजन है ये किस पे इकट्ठा होगा, एनोड पे, धनावेश पे। अब एक चीज आप और नोटिस करना कि देखिए ऑक्सीजन गैस यदि इतनी इकट्ठी होती है तो हाइड्रोजन गैस इतनी इकट्ठी होगी। कैसे होगा, देखिए मतलब ऑक्सीजन गैस का आयतन हाइड्रोजन गैस के आयतन से आधा होगा, या हम कहें हाइड्रोजन गैस का आयतन ऑक्सीजन गैस के आयतन से क्या होगा, दुगना होगा। क्यों, अब आप देखिए यदि मैंने 2 जल के अणु लिए थे, उनको मैंने तोड़ा, तो हाइड्रोजन के कितने अणु बने, 2, और ऑक्सीजन का 1 अणु। तो हाइड्रोजन, अब जल के सूत्र में H2O है, इसका अनुपात देखिए हाइड्रोजन दुगना है किससे, ऑक्सीजन से। तो क्या होगा, तो हाइड्रोजन गैस की मात्रा ऑक्सीजन की मात्रा से क्या होगी, जस्ट डबल, दुगनी होगी। समझ आ गया आपको। मैं दोबारा बता देता हूं एक बार। हमने एक बीकर लिया, इसको लिखेंगे आप बीकर, इसको लिखेंगे आप परख नली, ये आपकी बैटरी बी लिख दिया मैंने, इसे कुंजी के बोलते हैं जिसे हमने चालू किया, और ये तार है। परख नलियों में हमने जल और क्या डाला, इसमें कुछ बूंदें सल्फ्यूरिक एसिड की। क्या डाली, कुछ बूंदें सल्फ्यूरिक एसिड की। और जब हम कुछ बूंदें सल्फ्यूरिक एसिड की इसके अंदर डालते हैं तो वो अशुद्ध जल हो जाता है और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित आसानी से हो सकता है। और देखिए फिर हमने क्या किया, जब बैटरी कुंजी को चालू किया, विद्युत धारा प्रवाहित की, तो जल का जब अणु टूटता है तो हाइड्रोजन के कितने बनते हैं, 2 हाइड्रोजन, 2H2O बनता है, और ऑक्सीजन O2 बनता है। तो इसका मतलब ऑक्सीजन का आयतन हाइड्रोजन के आयतन से आधा रहेगा। चलिए धन्यवाद, कल हम आगे बात करेंगे।